बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे पर्दाफाश लाइव न्यूज का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और मैं आज एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराना जा रहा हूं जो आपको वाकई में ही चौंका देगी। उनकी हिम्मत की अगर आप बात करेंगे तो इस वीडियो को आप इसके इंटरव्यू से जानेंगे कि आखिर मैं किन से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के चुनावों के बीच में। इस वक्त जो मेरे साथ एक शख्स, एक मैम मौजूद हैं, वो भी इस समय चुनाव के मैदान में है। वो क्यों चुनाव में आई है, इसके पीछे की कहानी को समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये एक वो महिला है जो दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर में जॉब करती थी, लेकिन जॉब करने के साथ साथ जब वो बेरोजगार हो गई, उस बेरोजगारी का अपना हक और अधिकार पाने के लिए किस तरीके से क्या रास्ता चुना उन्होंने, ये मैं आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्वागत करते हैं दीपा जी आपका पर्दाफाश लाइव में। पहले तो सर जी मैं आपका चैनल को नमस्ते करते हैं, ताकि आपके चैनल में मुझे बोलने का कुछ मौका मिला है। जी हाँ दीपा बताइए। जी, ये जानना चाहता हूँ कि आप सिविल डिफेंस में आप एज ए मार्शल का काम कर रही थी, कितने सालों से नौकरी कर रही थी? सर जी मैंने डीटीसी बस मार्शल में 8 साल से नौकरी कर रही थी। फिर हमें जो है 27 अक्टूबर 2023 में इन्होंने बिना बताए, हमारे जो है दिल्ली सरकार बिना कुछ कहे लास्ट 31 अक्टूबर में 2023 में निकाल दिए। और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि हम दिल्ली के अंदर किसी के पास नहीं गए होंगे ज्ञापन देने के लिए। एक भी नहीं, नीचे से ऊपर तक छोटे से बड़े जितने भी थे सबके हमने पांव पकड़े, सबको हाथ जोड़े, सबको रिक्वेस्ट किए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और ये हमारे जो हैं बस मार्शल शहीद भी हो गए। अब उसकी घर की स्थिति देखेंगे कि किसी के लड़की का शादी था वो रुक गया, किसी का बच्चे का पढ़ाई था वो छूट गया। मतलब कि रोटी मिल रहा है तो नमक नहीं, नमक मिल रहा है तो रोटी नहीं। स्थिति ये खराब हो गई। अचानक किसी को हटाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे दिल्ली सरकार ये कहते थे कि आपको जो है हम नहीं हटाए, आपको एलजी साहब ने हटाए। अरे जब एलजी साहब ने हटाए थे तो आप कैसे पहले साइन किए? साइन तो पहले आप किए थे, उसके बाद ही तो एलजी साहब ने किए। ये तो है नहीं कि आपके हाथों से छीन के एलजी साहब साइन मार दिए और आपको दे दिए। ये गुमराह करने वाली काम जो है हमारे दिल्ली सरकार ना करे तो अच्छी बात है। और अब क्या करेंगे? अब तो हमें हो गया 17 महीना 16 महीना बैठा दिए धरने पे। पहले तो जब सैलरी नहीं आई थी तो दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे हम लोग धरना किए थे। उसके बाद जो है फिर नौकरी से निकाल दिया था हम लोग। राजघाट पावर हाउस पे धरना अभी भी चल रही है। तो मेरी मजबूरी थी कि अब ये सरकार सुनने वाले नहीं है। आप समझ गए थे कि धरना प्रदर्शन से ये सरकार गूंगी बहरी हो गई, नहीं सुनने वाली है, कुछ सुनने वाली नहीं है। तो हम लोग फिर लास्ट में डिसीजन लिए कि अब जो है हर एक राजनीति से इनको बदला दिया। हाँ, हर विधानसभा में एक एक बस मार्शल, कोई पार्टी मिले तो भी ना मिले तो भी निर्दलीय खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्हें जो जवाब देना है, मुझे जिस चीज़ से वो जवाब दिए मुझे उसी चीज़ से हम देंगे। इसलिए कि हमने जब उनको वोट दिए थे तब वो जाके वहाँ बैठे थे तो हमें एक लॉलीपॉप दिए थे कि ये डीटीसी बस मार्शल बन जाए। तो डीटीसी बस मार्शल हम लोग बन गए थे। लेकिन वो चीज़ ये चेक करना चाहिए ना, हमारे जो हैं केजरीवाल साहब दिल्ली सरकार में बने हुए थे, उनको चेक करना था कि ये 1968 का एक्ट धारा जो लगे हुए हैं इसके थ्रू हम कैसे इनको नौकरी दे रहे हैं। वो चीज़ उनको चेक करना चाहिए था। जितने हमारे अधिकार था उनको चेक करना चाहिए था। जो हमारे सीनियर थे उनको चेक करना चाहिए था कि ये नहीं कि किसी को 30 साल 20 साल 8 साल 10 साल नौकरी करवा के उसको रोड पे छोड़ दो। जिसका एज हो गया 50 साल उसको कौन नौकरी देगा? आपने कितने साल? 8 साल मैंने किया। और बिना कोई नोटिस दिए हुए आप लोगों को नौकरी से निकाल बिना नोटिस दिए हुए बिल्कुल निकाल दिए। और कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं लगा कि इसके बच्चे का क्या। आपको नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल्स हैं, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो है वहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी दे रखी, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे रखे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर वो चाहती सरकार तो आप लोगों को वहाँ पे भी एडजस्टमेंट करके फिट कर सकती थी? इसलिए वहाँ पे हम लोग को नहीं सेट किए और नहीं भेजे कि वहाँ से टेंडर से उनको पैसे मिलते हैं और हम लोग लगेंगे तो उनको पैसे कौन देगा? पैसे तो उन्हीं को देना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमें नहीं भेजे। अभी हॉस्पिटल की स्थिति जाके देखो, वहाँ पे दवाई नहीं मिलेंगे आपको, बाहर से लिख देंगे। चेकअप नहीं होंगे, बाहर से लिख देंगे। बहुत मेरा सवाल ये है कि
एक हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ 500-600 सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े जो अस्पताल होते हैं उसमें 3-3 शिफ्ट लगी होती हैं, है ना। तो 1,500 एक साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर नौकरी करते हैं। आप लोग 10,000 की संख्या थी तमाम दिल्ली के अंदर, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे सरकारी जो है इनके ऑफिस कार्यालय हैं, वहाँ पर आप लोग को एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते थे? इनकी मानसिकता क्या थी? ये जानबूझ करके नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि आपको मैं अभी बताई थी कि इनको जो है कॉन्टैक्ट पे जो लगाते हैं उनसे तो पैसे आते हैं, और ये हमें लगाएंगे तो क्या आएंगे इनको, तो इसके वजह से हमें वहाँ नहीं भेजे। नहीं तो हमें जो हर जगह भेज देते हैं ना, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सरकारी दफ्तर हो गया, हर एक जगह हमें जो भेज देते तो उन्हें कम पड़ता और उनको भर्ती करना पड़ता। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, सीधे हम लोग को निकाल के फेंक दिया कि इनका तो ज़रूरत अब है ही नहीं। लेकिन नहीं, अभी भी ज़रूरत है। केजरीवाल सरकार को आप याद दिलाइए कोरोना काल, जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, जिस वक्त तमाम आपकी जितने भी सोल्जर्स थे, मैं सोल्जर्स कहूँगा इनको, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स कहूँगा, सड़कों पे थे, रोड पे थे, जहाँ डॉक्टर जल्दी से हाथ नहीं लगाता था, एक पड़ोसी भी पड़ोसी से जल्दी नहीं मिलता था, घर वाले भी डिस्टेंस बना के बात करते थे। लेकिन आप लोगों ने उस मुसीबत के समय भी लोगों को खाना पहुँचाया, उनको अस्पताल में भर्ती भी कराया। वो दौर आप याद करिए, सरकार को ज़रा बताइए इसके बारे में। वो दिन जो याद आती है ना, तो जिस टाइम की कोरोना की आई थी तो सभी सैनिटाइजर लगाते थे, साबुन से हाथों धोते थे। लेकिन हमारे जो बस मार्शल थे, सभी का ड्यूटी जो लगा था कोरोना में, तो सबको जो है ना हॉस्पिटल में लगा था या डीटीसी बस में उठा के भी लोड करने में लगा था। तो हमारे जो है मार्शल को वो किट भी नहीं मिलता था कि हम किट पहन के तो उसको छुएंगे, नहीं। उस तरह से हम लोग अपने हाथों से सब चीज़ किया। तो उस टाइम मतलब कोरोना योद्धा थे, बोला था ये मेरा डीटीसी बस मार्शल कोरोना योद्धा। तो आज वो कोरोना योद्धा को कैसे आपने मतलब कि बिल्कुल फेंक दिए, उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिए। उसको आप पहचान नहीं सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने जरा सा भी नहीं दर्द हुआ कि कोरोना योद्धा को हम कैसे फेंक रहे हैं। और जबकि मतलब कि हमारे जितने भी बस मार्शल थे ना, उसको इस तरह से ये घुमा दिए ना कि हम मेरा कोरोना हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, उसको भी कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं। और आज देखो हम कहाँ बैठे, बेरोजगार हो गए, बिल्कुल भिखारी बना के रोड पे बैठा दिए। वैसे मैं इनकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, इनको सैल्यूट करना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्लानिंग और रणनीति तैयार की है कि किस तरीके से उनको टक्कर देनी है। जहां केजरीवाल सरकार अनदेखा कर चली है तमाम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को, 10,000 से ज़्यादा हैं, और ऐसे में एक महिला निकल के आती है और एक बीड़ा लेती है, एक जिम्मेदारी लेती है कि मैं उनको राजनीति की टक्कर से ही उनको सबक सिखाऊंगी और अपने हक अधिकार के लिए उनसे, अपनी नौकरियों के लिए, अपने साथियों की नौकरियों के लिए उनसे अभी भी लड़ूंगी। बहुत सालों से ये संघर्ष कर रही हैं दीपा जी, और अभी भी लगातार ये संघर्ष कर रही हैं। साथ ही जो आपके सिविल डिफेंस के तमाम जो आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि बल देखो, अब तो आपको एक होना ही पड़ेगा। जो भी जहाँ से जैसे भी जिस तरह हुआ, अपना हिम्मत करके जो भी मार्शल खड़ा हुआ है, तो अपने अपने विधानसभा पे ध्यान दें कि हमारा मार्शल कहाँ से हुआ है, कहाँ से खड़ा हुआ है, तो उसे अपना वोट दें और पब्लिक से भी दिलवाएं कि भाई हमें बेरोजगार ये सरकार ने किया था। जब हमारा मार्शल कोई निकलेगा तभी मेरा रोजगार मिलेगा, नहीं तो हमें कोई सरकार नहीं देगा। हमने सारे सरकार के पास गए थे, कोई ऐसा नहीं है किसी को मैं छोड़े, सभी सरकार के पास गए, लेकिन कोई नहीं सुना, कोई भी पार्टी वाले नहीं सुना। ना तो कि हमारे आम आदमी सुना, नहीं बीजेपी सुना, नहीं कांग्रेस सुना, किसी ने नहीं सुना। तो मैं यही अपील करूंगी हम अपना बस मार्शल से कि जो भी जहां पे जैसे विधानसभा में खड़े हुए उसे आप वोट दो और पब्लिक को बताओ कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, आपके बच्चे के साथ में ऐसा ना हो कि बेरोजगार हो। हर घर रोजगार चाहिए। ये जो फ्री का सेवा है ना, फ्री का सेवा मत दो, आप हमें रोजगार दे दो। हर एक घर पे हम 10 परिवार है ना, 10 परिवार रोजगार करेंगे, फ्री का कोई मतलब ही नहीं है। कमाएंगे, अपना टिकट कटाएंगे, घर से अपना जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। तो ये फ्री का हमें नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, सभी को रोजगार चाहिए, हर घर रोजगार, वो रोजगार मिलना चाहिए। उसके लिए सभी को बताओ कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो आपके बच्चे के साथ ना हो, वो काम आपके साथ ना हो। इसलिए मैं सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने जो भी मार्शल है उसके ऊपर ध्यान दो, जहाँ से खड़े हुए उसको सपोर्ट करो।
अपने लिए भी आप एक अपील करिए। कहाँ से आप अभी विधानसभा से खड़ी हैं? मैं अभी जो हूँ परपटगंज विधानसभा से इसी 57 से हूँ मैं खड़ी। हाँ, मैं यही से। तो जनता से क्या अपील करेंगे अपने लिए? जनता से मैं यही अपील करूंगी कि बल यदि जो हम आ गए इसमें, तो आपके बच्चे के पढ़ाई से लेके स्वास्थ्य, हर घर नौकरी रोजगार सब चीज़ वो मैं करूंगी। मेरी गारंटी है, मैं ना करूं तो मुझे ढूंढ के जूते का माला पहनाओ बीच रोड पे। जो मैं वादा करूंगी वो मैं करके दिखाऊंगी। तो बहरहाल दीपा जी आप सभी से अपील करती हैं ये कि परपटगंज विधानसभा से ये अभी प्रत्याशी हैं और ये एक पार्टी है जिसका नाम है एरा, उस पार्टी से ये टिकट लिया है इन्होंने और दिल्ली के इन चुनावों में टक्कर देने के लिए ये खड़ी हुई हैं। ये चाहती हैं अपने हक और अधिकार के लिए केजरीवाल सरकार, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो दोषी या वो बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, दोनों सरकारों से हम अपने हक अधिकारों के लिए ये मैदान में उतरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। आपके चैनल हमारे ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप विजयी हों। धन्यवाद।